Welcome back. The first genetic disorder with which we are detailing is sickle cell anemia. सिकल सेल एनीमिया को सिकल सेल एनीमिया इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इस डिजीज में आपके जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो लो ऑक्सीजन टेंशन के टाइम पर डिफॉर्म होकर के सिकल शेप के हो जाते हैं. दैट इज वाई द टर्म सिकल सेल एनीमिया. और एनीमिया का मतलब क्या होता है? ब्लड की कमी. इसमें जो ब्लड के सेल्स है अगर उसमें कमी हो जाए, खास करके जो रेड ब्लड सेल्स है वो अगर बहुत कम हो जाए, जिसको जनरली हम लोग खून की कमी बोलते हैं, तो दैट इज नोन एज एनीमिया. तो सिकल सेल एनीमिया क्या है? एनीमिया की एक ऐसी कंडीशन जिसमें जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो मिस शेपन यानी या उनका जो फॉर्म है वो चेंज हो जाता है, मिस शेपन होकर के वो सिकल शेप के हो जाते हैं. दैट इज नोन एज सिकल सेल एनीमिया. सबसे पहले सिकल सेल एनीमिया को 1910 में हेरिक नाम के साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था, जिसमें उन्होंने सिंपली यही बोला कि ये देखा गया है कि जो रेड ब्लड सेल्स है वो डिफॉर्म होकर सिकल शेप के हो गए एंड हेंस द टर्म सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है. सबसे पहले इस टर्म का मीनिंग अच्छे से समझ लीजिए. ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर. ऑटोसोमल रिसेसिव का मतलब होता है कि सिकल सेल एनीमिया के लिए जो जीन है वो ऑटोसोम पर लोकेटेड है, और दूसरी बात कि ये जीन अपने रिसेसिव फॉर्म में ही प्रेजेंट होती है. यानी ये एक्सप्रेस कब होगी? जब दोनों रिसेसिव जीन्स एक साथ प्रेजेंट हो, अदरवाइज ये एक्सप्रेस नहीं होगी. अगर किसी इंडिविजुअल के पास सिकल सेल एनीमिया के लिए एक जीन प्रेजेंट है तो वो सिर्फ उस डिजीज का कैरियर होगा, वो उस डिजीज से अफेक्ट नहीं होगा, उसको वो डिजीज होगा नहीं. उसके पास सिर्फ वो जीन प्रेजेंट है जो सिकल सेल एनीमिया कॉज करती है. अब सिकल सेल एनीमिया होता क्यों है? एग्जैक्टली सिकल सेल एनीमिया में आपकी हीमोग्लोबिन की जो बीटा ग्लोबिन चेन होती है उसके 6th पोजीशन पर पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है. तो आपके हीमोग्लोबिन के बीटा ग्लोबिन चेन के 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड नाम के अमाइनो एसिड को एक दूसरा अमाइनो एसिड रिप्लेस कर देता है और वो है वेलाइन. तो मेनली सिकल सेल एनीमिया का कॉज क्या है? जेनेटिक म्यूटेशन. और वो म्यूटेशन होता क्या है कि सिकल सेल एनीमिया में आपके हीमोग्लोबिन के बीटा ग्लोबिन चेन के 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड को वेलाइन नाम का अमाइनो एसिड रिप्लेस कर देता है. ऐसा हुआ क्यों? ऐसा जीन म्यूटेशन के कारण हुआ. दिस इज नोन एज सिकल सेल एनीमिया. सो नाउ हम पहले सिकल सेल एनीमिया की सारी नोट मेकिंग कर लेते हैं, देन वी विल फॉलो सम पेडिग्री एग्जांपल्स सो दैट वी कैन एग्जैक्टली अंडरस्टैंड कि इसका इनहेरिटेंस कैसे समझा जा सकता है. लेट अस डिटेल अबाउट सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया इज आल्सो नोन एज सिकल सेल डिजीज यानी SCD. सबसे पहले सिकल सेल एनीमिया को 1910 में हेरिक ने एक्सप्लेन किया था, और सिकल सेल एनीमिया को हम सिकल सेल डिजीज यानी SCD भी बोलते हैं. सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है. ऑटोसोमल रिसेसिव मींस इसके लिए जो जीन है वो ऑटोसोम पर लोकेटेड है, और ये एक रिसेसिव डिसऑर्डर है यानी ये अपने रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है. अगर दोनों रिसेसिव जीन किसी इंडिविजुअल में दोनों रिसेसिव जीन इस डिजीज के लिए प्रेजेंट हो तो ही ये डिजीज एग्जिबिट होगा. अगर किसी इंडिविजुअल के पास सिकल सेल एनीमिया के लिए एक जीन प्रेजेंट है तो फिर वो डिजीज एग्जिबिट नहीं होगा. उस केस में वो इंडिविजुअल डिजीज नहीं होगा, सिर्फ उस डिजीज का कैरियर होगा, लेकिन उसके कोई इफेक्ट आपको बॉडी में दिखाई नहीं देगा. सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, जिसका ये मतलब है कि इसके लिए जो जीन है वो ऑटोसोम पर लोकेटेड है और वो जीन अपने रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट होती है. तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए कि अगर ये जीन अपने रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट है तो इस जीन की 2 कॉपीज, one coming from each parent यानी one copy coming from the father and the other copy coming from the mother, अगर ये दोनों कॉपीज एक साथ किसी इंडिविजुअल में प्रेजेंट है तो ही ये डिजीज एग्जिबिट होगा, क्योंकि ये अपने रिसेसिव फॉर्म में होता है. ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है. रिसेसिव फॉर्म में अगर कोई जीन प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली अगर उस जीन को अपने आप को एग्जिबिट करना है तो उसके दोनों कॉपीज प्रेजेंट होने चाहिए, अदरवाइज वो एग्जिबिट नहीं होगी. अगर किसी इंडिविजुअल में सिकल सेल एनीमिया के लिए एक ही जीन प्रेजेंट है तो वो इंडिविजुअल सिर्फ सिकल सेल एनीमिया का कैरियर होगा. उस केस में वो डिजीज्ड नहीं होगा, उसमें बॉडी में कोई सिम्टम्स आपको सिकल सेल एनीमिया के नजर नहीं आएंगे.
होंगे। तो ये जीन अपने रिसेसिव फॉर्म में ही प्रेजेंट होती है, इसलिए तभी एग्जिबिट होगी जब इसके दोनों कॉपीज प्रेजेंट होंगे। तो ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है और इसको सिकल सेल एनीमिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एनीमिया माने ब्लड की कमी हो जाती है, और सिकल सेल क्योंकि जो आरबीसीज होते हैं वो डिफॉर्म होकर के सिकल शेप के हो जाते हैं। ऑक्सीजन डेफिशिएंसी में या फिर लो ऑक्सीजन टेंशन के टाइम पर आरबीसीज का जो शेप है वो डिफॉर्म हो जाता है और वो सिकल शेप का हो जाता है। आरबीसीज ब्रेक डाउन हो जाते हैं जिसकी वजह से ब्लड की कमी हो जाती है, आरबीसीज की कमी हो जाती है बॉडी में, हेंस द टर्म सिकल सेल एनीमिया। इट इज रिटन हियर कि आरबीसीज जो है वो मिस शेपेन हो जाते हैं, मैंने उनका जो शेप है वो डिफॉर्म हो जाता है, वो सिकल शेप के हो जाते हैं और वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। इसकी वजह से आरबीसीज क्योंकि सिकल शेप के हो जाते हैं वो जल्दी मर जाते हैं, दैट इज दे डाई अर्ली, और उसकी वजह से आपको ब्लड की आरबीसीज की शॉर्टेज होती है और हेल्दी आरबीसीज की कमी हो जाती है आपकी बॉडी में। ये जो सिकल सेल एनीमिया है इसे सिकल सेल डिजीज यानी एससीडी भी बोलते हैं, बिकॉज द सिकल सेल एनीमिया इज एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स। अब हम पढ़ते हैं कि सिकल सेल एनीमिया जो है वो होता क्यों है। ये जो सिकल सेल एनीमिया है ये एक्चुअली आपके हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबिन चेन के डिस्टर्ब हो जाने के कारण होता है। सो यू नो दैट योर हीमोग्लोबिन हैज टू चेन्स, अल्फा चेन एंड बीटा चेन। हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन है उसमें म्यूटेशन हो जाता है जिसके कारण सिकल सेल एनीमिया अराइज होता है। तो व्हाई इज इट फॉर्म? इट इज ड्यू टू म्यूटेशन इन द बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। जिसको मैंने ऐसे लिख दिया है कि हीमोग्लोबिन की जो बीटा ग्लोबिन चेन है वो अफेक्ट होती है, यानी उसमें म्यूटेशन होता है जिसकी वजह से ये अराइज होता है। नाउ लेट्स एलैबोरेट दिस एंड लेट अस एक्सप्लेन कि होता कैसे है। आपका जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी जो बीटा ग्लोबिन चेन होती है उसके 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड को वेलाइन नाम का अमाइनो एसिड रिप्लेस कर देता है, दैट इज बिकॉज ऑफ पॉइंट म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन जो सिंगल पॉइंट पर हो रहा है। तो हम उसे ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपका जो mRNA होता है उस अच्छा देखिए, वी ऑलरेडी नो दैट डीएनए हैज सम स्पेसिफिक जेनेटिक सीक्वेंसेस, जेनेटिक कोड्स, जिनको आपका मैसेंजर आरएनए यानी mRNA रीड करता है और फिर बाद में उससे रिलेटेड अमाइनो एसिड बनाने में मदद करता है। अमाइनो एसिड्स जुड़ करके बनाते हैं एक लंबी चेन जिसे हम कहते हैं प्रोटीन्स। तो जो भी कोड आपका mRNA रीड करेगा उस कोड के हिसाब से ही अमाइनो एसिड बनेगा, बाद में इन्हीं अमाइनो एसिड्स को जोड़ करके एक लंबी चेन बनाई जाएगी जिसे हम कहते हैं प्रोटीन। एज इन दिस केस ऑल्सो हीमोग्लोबिन का जो ग्लोबिन वाला पार्ट होता है वो एक्चुअली उसका प्रोटीन पार्ट होता है, और जो हीम वर्ड है वो आयरन के लिए यूज होता है क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है वो एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, यानी वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि उसका ग्लोबिन पार्ट उसका प्रोटीन पार्ट है और जो बचा हुआ पार्ट है वो आयरन वाला पार्ट है, यानी हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है। तो हीमोग्लोबिन का जो बीटा ग्लोबिन चेन होता है उसके 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड को वेलाइन नाम का अमाइनो एसिड रिप्लेस कर देता है क्योंकि वहां पर जीन म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन हुआ होता है उस जीन पर। वो देखिए कैसे होता है। अगर हम ये बोले कि हमारे डीएनए पर जो कोड है वो है CTC, this CTC is the code on DNA। अगर डीएनए के कोड का एंटी कोड आप mRNA पर बनाओगे तो वो क्या बनेगा? हमें पता है कि आपके ये जो नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं, CTC का मतलब क्या है? C फॉर साइटोसाइन, T फॉर थाइमाइन, C फॉर साइटोसाइन। तो अगर mRNA इसी CTC कोड का एंटी कोड अगर mRNA पे बने तो वो एंटी कोड क्या बनेगा? C के सामने क्या आता है? G, because C always pairs with G। T always pairs with adenine, that is A, and again C pairs with G, which is again guanine। तो कोड क्या बना? GAG। CTC जो कोड है वो है आपके डीएनए पर, तो डीएनए पे जो कोड है वो है CTC, और इस डीएनए पर जो कोड है जो कि CTC है, इसका एंटीकोड जब mRNA पे बनेगा तो mRNA पे जो कोड बनेगा वो है GAG। तो ये जो GAG कोड है वो mRNA पे बना। दिस GAG एक्चुअली कोड्स फॉर एन अमाइनो एसिड व्हिच इज ग्लूटामिक एसिड। So this GAG codes for glutamic acid. This glutamic acid is an amino acid. अगर यहां पर पॉइंट म्यूटेशन हो जाए और वो पॉइंट म्यूटेशन हो T पर, यानी ये जो पॉइंट T है इस पर म्यूटेशन हो जाए, तो ये जो T है ये एक नाइट्रोजिनस बेस है जिसकी जगह कुछ और आ जाएगा, तो पॉइंट T पर म्यूटेशन होगा। अब देखिए वो म्यूटेशन क्या होता है। दिस इज नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में आपके हीमोग्लोबिन पे 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट होता है। उसे हम ऐसे दिखा सकते हैं, लेट अस मेक अ चेन ऑफ ऑलमोस्ट 7-8 अमाइनो एसिड्स और उसके 6th पोजीशन पर क्या प्रेजेंट है? ग्लूटामिक एसिड। तो आप उसे ऐसे दिखा सकते हो। सो 1 2 3 4 5 6
6th पोजीशन पर क्या प्रेजेंट है? ग्लूटामिक एसिड। मैंने उसको शॉर्ट में GA लिख दिया, GA फॉर ग्लूटामिक एसिड। तो ये ग्लूटामिक एसिड यहाँ पर 6th पोजीशन पर प्रेजेंट है। ये तो नॉर्मल कंडीशन है। ऐसे में आपका जो हीमोग्लोबिन बनेगा वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा। लेकिन सिकल सेल एनीमिया में जो पॉइंट म्यूटेशन हुआ वो क्या है उसे देखिए। CTC की जगह, इस T की जगह कुछ और आ जाता है। सो इस CTC में T की जगह आ जाता है A। अगर आपके डीएनए पर म्यूटेशन हो जाए सिर्फ इतने पार्ट पर, सिर्फ इस जीन पर, ये कौन सी जीन है? ये वो जीन है जो हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उस जीन के सिर्फ इतने पार्ट में यानी CTC में भी सिर्फ T की जगह पर कुछ और आ जाए और वो है A, तो आपका जो सिचुएशन है वो क्या होगा उसे देखिए। आपके डीएनए पर जो कोड था वो था CTC, लेकिन म्यूटेशन के बाद वो कोड हो गया CAC। ये जो CAC कोड है ये डीएनए पर है। इसका एंटीकोड जब mRNA पे बनेगा तो वो कोड क्या बनेगा? C के सामने आएगा G, A के सामने आएगा T, लेकिन RNA में T की जगह यूरासिल यानी कि U प्रेजेंट होता है। तो आपका कोड बनेगा C के सामने G, A के सामने T आना चाहिए, मगर mRNA में यानी RNA के केस पे थाइमाइन नहीं होता, उसकी जगह यूरासिल नाम का नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होता है। इसलिए यहाँ पे A के सामने क्या आएगा? T, एंड अगेन C के सामने क्या आएगा? G। U था वो यूरासिल और C के सामने क्या आएगा? G। तो आपका कोड क्या था? GAG था, लेकिन अभी वो कोड क्या हो गया? GUG। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, गैग बिकम्स गल, GAG बिकम्स GUG, गैग बिकम्स गल। तो सिकल सेल एनीमिया में GAG जो कि ग्लूटामिक एसिड के लिए कोडिंग करता है वो तो नॉर्मल सिचुएशन थी, लेकिन GA की जगह कोड क्या हो गया? GUG हो गया। और ये जो GUG है, दिस कोड्स फॉर अनदर अमाइनो एसिड व्हिच इज वेलाइन। सो दिस GUG कोड्स फॉर वेलाइन। अब अगर आप अपने हीमोग्लोबिन के बीटा ग्लोबिन चेन को दिखाओ और उसके 6th पोजीशन को देखो तो आप देखोगे कि ग्लूटामिक एसिड की जगह कौन आ गया? वेलाइन। क्यों? बिकॉज गैग बिकम्स गल। इस केस में म्यूटेशन के कारण GAG की जगह GUG हो गया। सिर्फ एक ही पॉइंट पर म्यूटेशन हो रहा है, इसलिए पॉइंट म्यूटेशन का भी एग्जांपल है। तो GAG बिकम्स GUG। तो GAG ग्लूटामिक एसिड के लिए कोडिंग करता है, मगर GUG वेलाइन के लिए कोडिंग करता है। इसलिए अब आपके बीटा ग्लोबिन चेन में ग्लूटामिक एसिड की जगह कौन आ गया? वेलाइन आ गया। सो नाउ अगर आप ग्लूटामिक एसिड अब अगर आप अपने इस हीमोग्लोबिन की चेन को दिखाओ तो वो कैसे दिखेगी? 6 अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस आपने दिखाया, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो 6th पोजीशन पर है। बाकी की सारी पोजीशंस तो एकदम नॉर्मल है। म्यूटेशन कहां पर हुआ? सिर्फ 6th पोजीशन पर हुआ इस चेन के। कौन सा अमाइनो एसिड आपका अफेक्ट हुआ? 6th पोजीशन वाला। ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन आ गया। सो अब यहां पर 6th पोजीशन पर कौन आ जाएगा? वेलाइन। पहले ग्लूटामिक एसिड था तो ये कंडीशन नॉर्मल थी, पर अब उसकी जगह पे वेलाइन आ गया, यानी ये एक फॉल्टी हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस हो गया, एक ऐसा हीमोग्लोबिन जो नॉर्मल नहीं है, क्योंकि इसके 6th पोजीशन पर वेलाइन प्रेजेंट है, जबकि क्या प्रेजेंट होना चाहिए था? ग्लूटामिक एसिड। हेंस यहां पर म्यूटेशन हुआ और ये जेनेटिक डिसऑर्डर अराइज हुआ, जिसे हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया, ऑल्सो नोन एज सिकल सेल डिजीज और सिकल सेल डिसऑर्डर। तो इस केस में ये जो म्यूटेशन है इसकी वजह से ये डिजीज अराइज हुआ है। तो यहां पर जो डिसऑर्डर हुआ वो क्यों हुआ? आपके हीमोग्लोबिन बनाने वाली जो चेन है उसमें म्यूटेशन हुआ। तो कौन सी जीन आपकी अफेक्ट हो रही है? यहाँ पर हीमोग्लोबिन बनाने वाली जो जीन है वो अफेक्ट हो रही है। सिकल सेल एनीमिया जो होता है वो कंट्रोल होता है एक सिंगल पेयर ऑफ एलील की वजह से, और वो पेयर ऑफ एलील है आपका HBA HBS। तो यानी कि अगर आप सिकल सेल एनीमिया के इनहेरिटेंस को स्टडी करने की कोशिश करो तो आपको क्या पता चलता है वो देखिए। This sickle cell anemia is controlled by a single pair of allele, और वो सिंगल पेयर ऑफ एलील कौन है? That is HBA HBS. It's a pair of allele, a pair of allele HBA HBS. So this HB stands for hemoglobin, and this A and S stands. A is the normal situation, S is that sickle cell anemia वाला hemoglobin यहाँ पर present है। तो this is a single pair of allele which controls sickle cell anemia. इस allele के लिए यहाँ पर different forms क्या हो सकते हैं? ये तो हो गई heterozygous condition। अगर इस allele का homozygous condition होगा तो वो क्या होगा? सिकल सेल एनीमिया के लिए एक कंडीशन आपकी हो गई HBA HBS which is the heterozygous condition। एक सिचुएशन हो सकती है होमोजाइगस विद हीमोग्लोबिन A, तो वहां पर आप क्या लिखोगे? HBA HBA। और एक कंडीशन हो सकती है कि ये जो हीमोग्लोबिन है वहां पे फॉल्टी हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस हुआ, माने के वहां पर सिकल सेल एनीमिया वाली जो जीन है वो प्रेजेंट है। तो आपका अगेन एक और होमोजाइगस सिचुएशन बन सकता है सिकल सेल एनीमिया के लिए, वो है HBS HBS।
इन तीनों में से कौन सी सिचुएशन होगी और क्या उसका रिजल्ट होगा वो हम समझते हैं। अगर कंडीशन है HbA, सो दिस इज नॉर्मल हीमोग्लोबिन विल बी प्रोड्यूस्ड इन दिस केस, क्योंकि ये जो एलील्स है ये दोनों एकदम नॉर्मल, मतलब ये जो एलील पेयर है ये एकदम नॉर्मल है, क्योंकि ये एलील पेयर नॉर्मल है, यहाँ पर आपका नॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस होगा, नो इफेक्ट नो म्यूटेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। सो दिस इज नॉर्मल सिचुएशन। एक आपका है हेट्रोजाइगस कंडीशन विच इज HbA-HbS, यहां पर जो एलील पेयर है वो है HbA-HbS और ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। इस केस में सिकल सेल एनीमिया के लिए जो एलील है, वो जो जीन है वो प्रेजेंट है। S मींस सिकल सेल एनीमिया वाली जीन वहां पर प्रेजेंट है एलील पेयर पे। अगर वो जीन वहां पर प्रेजेंट है तो इसका मतलब कि सिकल सेल एनीमिया होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। रीजन हमने पढ़ा, सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ये एलील अगर अपने रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट है तो सिंगल कॉपी से ये एग्जिबिट नहीं होगी। यहाँ पर सिंगल कॉपी बस इस एलील की प्रेजेंट है, क्योंकि ये अपने रिसेसिव फॉर्म में होती है, इसको एग्जिबिट होने के लिए दोनों कॉपीज चाहिए। तो इस सिचुएशन में सिकल सेल एनीमिया की डिजीज, सिकल सेल एनीमिया की जीन यहाँ पर प्रेजेंट तो है लेकिन वो एग्जिबिट नहीं होगी। तो ये सिचुएशन कैसी हो गई, दैट द इंडिविजुअल विल बी द कैरियर ऑफ द डिजीज, वो इंडिविजुअल सिकल सेल एनीमिया का कैरियर होगा। और एक थर्ड सिचुएशन है HbS-HbS विच इज अगेन अ होमोजाइगस सिचुएशन। इस केस में अब दोनों हीमोग्लोबिन के लिए आप जो HbS-HbS दिखा रहे हो वहां पर S का मतलब क्या है, सिकल सेल एनीमिया वाली जीन वहां पर प्रेजेंट है, यानी कि जो इंडिविजुअल होगा वो सिकल सेल एनीमिया से सफर करेगा, क्योंकि यहां पर ये दोनों जीन एक साथ, मतलब इस जीन की दोनों कॉपीज एक साथ सेम इंडिविजुअल में प्रेजेंट है। तो इस केस में डिजीज एग्जिबिट होगा। तो दिस इज अगेन अनदर होमोजाइगस सिचुएशन एंड द इंडिविजुअल विल बी डिजीज्ड। डिजीज मतलब यहां पर वो इंडिविजुअल क्या कंटेन करेगा या वो कौन सा डिजीज यहां पर उसमें होगा, वो होगा आपका सिकल सेल एनीमिया। तो ये इंडिविजुअल जो है वो सिकल सेल एनीमिक होगा, माने कि वो डिजीज होगा। तो दिस इज द सिचुएशन। सो इन सिकल सेल एनीमिया एबनॉर्मल HbS जीन इज प्रेजेंट, वो मैं यहां पर लिख देता हूं। तो सिकल सेल एनीमिया के केस में एबनॉर्मल HbS जीन प्रेजेंट होती है। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन को आप HbS कहते हो। तो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन इज नोन एज HbS। अगर ये वाला हीमोग्लोबिन किसी इंडिविजुअल में प्रेजेंट है तो उसमें सिकल सेल एनीमिया होने के चांसेस हैं, लेकिन क्योंकि ये जो HbS है ये अपने रिसेसिव फॉर्म में होता है तो दोनों कॉपीज का होना नेसेसरी है, तभी डिजीज एग्जिबिट होगा। अगर दोनों कॉपीज किसी इंडिविजुअल में जीन की प्रेजेंट है तो ही वो इंडिविजुअल डिजीज होगा। अगर एक कॉपी प्रेजेंट है तो वो इंडिविजुअल कैरियर होगा। तो अब हम इसके लिए पेडिग्री चार्ट को प्लॉट करेंगे। सो इस डिजीज का पेडिग्री एनालिसिस करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से दैट देयर इज अ फीमेल हु मैरीज अ मेल। So a male is represented by a square and a female is represented by a circle. And let us say that they get married और उनके 3 बच्चे होते हैं। मान लीजिए जो पहला बच्चा है वो एक फीमेल होता है, then second एक मेल, then third एक फीमेल। And let us say that this female and this male, these two are affected individuals, यानी ये दोनों को सिकल सेल एनीमिया हो चुका है या ये डिजीज है। तो डिजीज इंडिविजुअल के लिए आप क्या करते हो, अगर फीमेल है तो सर्कल को शेड कर दोगे और अगर मेल है तो स्क्वायर को शेड कर दोगे, एज वी डू इन पेडिग्री एनालिसिस। So this shaded circle and square respectively represents a diseased female and a diseased male. इसके बेसिस पर हम इनके जो जीनोटाइप्स है उनको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ पेडिग्री चार्ट और पेडिग्री एनालिसिस। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो मेल है और जो फीमेल है जिन्होंने शादी करी और जिनसे ये बेबीज हुए, उसमें हमने अभी मेल और फीमेल के लिए कंडीशन नहीं दिखाई कि वो डिजीज है कि वो कैरियर है, लेकिन आप ये देख रहे हो कि जो डिजीज है वो बच्चों में आया है। अगर बच्चों में आया है तो या तो मेल और फीमेल कैरियर थे या तो वो डिजीज थे। मान लीजिए कि ये दोनों जो थे वो कैरियर थे इस डिजीज के। अगर ये कैरियर थे तो आप दोनों के लिए क्या करोगे, हाफ शेड करोगे। हाफ शेडेड स्क्वायर रिप्रेजेंट्स अ कैरियर मेल एंड हाफ शेडेड सर्कल रिप्रेजेंट्स अ कैरियर फीमेल। इस केस में क्यों, क्योंकि ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, यानी इस डिजीज के लिए जो जीन है वो ऑटोसोम पर लोकेटेड है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर
कोई भी डिसऑर्डर ऑटोसोमल डिसऑर्डर होता है तो मेल्स और फीमेल्स के अफेक्ट होने के चांसेस इक्वल होते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब आप समझते हो, जब आपको ये पता चलता है कि सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में ऐसा नहीं होता। सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स जनरली एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसमें फीमेल्स जो होती है वो जनरली कैरियर होती है मगर डिजीज्ड नहीं होती, और जो मेल्स होते हैं वो हमेशा डिजीज्ड होते हैं या फिर हमेशा अफेक्टेड होते हैं। ये और ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जब हम लोग एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर में, जैसे कि हीमोफीलिया के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि अगर ऑटोसोमल डिसऑर्डर की आप बात कर रहे हैं तो मेल्स और फीमेल्स के अफेक्ट होने के चांसेस इक्वल होते हैं। देयर इज इक्वल चांस मेल और फीमेल डिजीज होंगे। तो यहाँ पर अपन लोग मान लेते हैं कि जो फादर है वो कैरियर है और जो फीमेल है वो भी कैरियर है। अपन एक सिंपल सिचुएशन अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट अस से दैट दिस फादर इज कैरियर एंड फीमेल, दैट इज द मदर इज आल्सो द कैरियर। तो कैरियर दिखाने के लिए आप क्या करते हो, स्क्वायर को हाफ शेड कर दो, सर्कल को हाफ शेड कर दो। तो ये दिखा रहे हैं कैरियर मेल को, और फीमेल के लिए सर्कल को हाफ शेड कर दो व्हिच रिप्रेजेंट्स अ कैरियर फीमेल। अगर ये दोनों इंडिविजुअल्स कैरियर है तो इन दोनों इंडिविजुअल्स का जीनोटाइप क्या होगा, हमने पढ़ा। अगर कोई कैरियर होता तो उसका जीनोटाइप क्या होना चाहिए, हेटेरोजाइगस कंडीशन, यानी एक हीमोग्लोबिन तो उनका नॉर्मल है व्हिच इज HbA, whereas जो फॉल्टी हीमोग्लोबिन है जिसे आप HbS से दिखाते हो वो भी उनमें प्रेजेंट है। तो वन हीमोग्लोबिन नॉर्मल, अदर हीमोग्लोबिन फॉल्टी, तो आप कैसे दिखाओगे, HbA HbS से उसको शो करोगे। तो लेट अस शो दैट यहाँ पर दोनों का जो जीनोटाइप है वो क्या होगा, पेरेंट्स का दोनों का HbA HbS। HbA HbS क्यों है, क्योंकि ये दोनों कैरियर है। अपन के एग्जांपल में हमने दिखाया कि जो डॉटर हुई वो अफेक्टेड है, डिजीज है, और जो मेल हुआ वो भी अफेक्टेड है यानी कि डिजीज है, और जो लास्ट वाली डॉटर है वो नॉर्मल। तो इन बच्चों का जो जीनोटाइप है वो क्या होगा, वो अब आप प्रेडिक्ट करिए। तो देखिए ये दोनों तो डिजीज है, यानी ऑब्वियसली इनको पेरेंट्स जो है, जो मेल और जो फीमेल पेरेंट है, दोनों से HbS और HbS मिला है, तभी तो ये दोनों डिजीज है। यानी कि अगर ये फादर इस इंडिविजुअल को HbA देता और मदर से इस इंडिविजुअल यानी इस मेल को HbS आता, तो फिर तो ये इंडिविजुअल क्या होता, कैरियर होता। लेकिन इस केस में जो इंडिविजुअल है डिजीज है यानी कि अफेक्टेड है, और जो फीमेल है वो भी अफेक्टेड है। तो ऑब्वियसली फादर ने कौन सा कॉपी दिया हीमोग्लोबिन का, HbS वाला, और मदर से भी इस बेबी को कौन सा कॉपी मिला है, HbS वाला, तभी तो ये इंडिविजुअल क्या है, डिजीज है। यानी इस इंडिविजुअल का जीनोटाइप क्या होगा, HbS HbS। अब इस फीमेल की बात कीजिए, ये फीमेल भी डिजीज है, तो ऑब्वियसली इस फीमेल को भी फादर से HbS वाला कॉपी मिला है और मदर से भी HbS वाला कॉपी मिला है, तभी तो ये डिजीज है। यानी होमोजाइगस कंडीशन, दोनों हीमोग्लोबिन कौन से वाले हैं, फॉल्टी है। और लास्ट वाला जो सिचुएशन है उसमें जो फीमेल है ये नॉर्मल है। ये जो नॉर्मल फीमेल है इसमें कोई डिजीज आया नहीं, इसका मतलब कि इसने फादर से कौन सा जीन लिया है, या उसको कौन सा वाला जीन इनहेरिट हुआ, HbA, और मदर से भी कौन सा वाला जीन इनहेरिट हुआ, HbA। यानी इसको फादर और मदर दोनों से नॉर्मल हीमोग्लोबिन मिले हैं, तो इसका जीनोटाइप क्या होना चाहिए, HbA HbA, क्योंकि ये इंडिविजुअल फीमेल यहाँ पर क्या है, नॉर्मल है, वो ना ही डिजीज है ना ही कैरियर है। तो जीनोटाइप क्या होगा, HbA HbA, क्योंकि नॉर्मल के लिए जो जीनोटाइप था वो क्या था, HbA HbA। अब मान लीजिए अगर हम लोग इस क्वेश्चन को और फर्दर कंटिन्यू करें और हम ये बोले कि ये जो फीमेल है ये एक दूसरे मेल से शादी करती है। सो लेट अस कंटिन्यू फर्दर। हम यहाँ पर ये अपना फर्स्ट जनरेशन हो गया, सेकंड जनरेशन हो गया, इससे जो बनेगा वो थर्ड जनरेशन होगा। सो लेट अस मूव अप टू थर्ड जनरेशन। ये वाली जो फीमेल है मान लीजिए इसने किसी मेल से शादी करी। So let us say that this female marries a male, और इनके दो बच्चे होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, हम लोग मान लेते हैं फर्दर इनके दो बच्चे होते हैं, एक होता है मेल और एक होती है फीमेल। और मान लीजिए कि इस केस में हम लोग हमारा जो मेल है उसको अफेक्टेड दिखा देते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप कुछ भी ले सकते हो, हम इस मेल को अफेक्टेड दिखा देते हैं, मतलब कि ये जो मेल है डिजीज है। तो अब बताइए आपके पेरेंट्स का जीनोटाइप यहाँ पर क्या होगा। ऑब्वियसली जो मदर है उसका जीनोटाइप तो नॉर्मल है, HbA HbA। अब फादर का जीनोटाइप क्या होगा, कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि ये वाला जो इंडिविजुअल है ये अफेक्टेड हो। इसका मतलब एक्चुअली ये जो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर वो बनती ही नहीं है। रीजन बीइंग कि अगर ये वाली जो डॉटर है वो नॉर्मल होती है बिल्कुल, और ये वाला जो मेल है वो अगर अफेक्टेड भी होता, या अगर वो कैरियर भी होता, या वो डिजीज भी होता, तो भी ये दोनों इंडिविजुअल में किसी का भी डिजीज होना पॉसिबल नहीं था। यहाँ पर पॉसिबल क्यों नहीं था, क्योंकि हमने पढ़ा जो सिकल सेल एनीमिया है वो एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। अगर उसको मदर से एक कॉपी मिलती है HbS की, तब उसको फादर से एक कॉपी मिलती है HbS की, और तब जाकर के वो डिजीज होता। लेकिन यहाँ पर जो मदर है वो तो नॉर्मल है, और जो फादर है वो मान लीजिए कि अफेक्टेड है। मान लीजिए हम लोग फादर को यहाँ पर अफेक्टेड मान लेते हैं।
सो अ नॉर्मल फीमेल मैरीज अ सिकल सेल एनीमिक मेल, एक नॉर्मल फीमेल एक सिकल सेल एनीमिया वाले मेल से शादी करती है। तो अब जीनोटाइप्स क्या होंगे हम लोग वो देखते हैं। अगर नॉर्मल फीमेल थी तो उसका जीनोटाइप तो एचबीए हुआ। फादर जो है वो यहाँ पर अफेक्टेड है, डिजीज है, तो उसका जीनोटाइप क्या होगा, एचबीएस, सॉरी डिजीज है वो, तो उसका जीनोटाइप होगा एचबीएस होता तब तो वो कैरियर होता, डिजीज है इसलिए एचबीएस। अब यहां से बच्चों का जीनोटाइप क्या होगा वो हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं। तो वो देखिए पहली बात तो अगर मान लीजिए आप पहले इस मेल की बात कीजिए, मान लीजिए ये जो मेल है ये मदर से इनहेरिट करता हो एचबीए, क्योंकि देखो मदर तो नॉर्मल है, उसके पास दोनों एचबीए है, तो एनीवेज ये जो इंडिविजुअल है या ये जो दोनों इंडिविजुअल्स हैं इनको मदर से तो एचबीए ही मिलेगा, क्योंकि मदर के पास और कुछ है ही नहीं, सिर्फ एचबीए है, तो मदर से तो दोनों को एचबीए मिलेगा, ये तो कंफर्म हो गया। तो दोनों माने मेल चाइल्ड को फीमेल चाइल्ड को दोनों को मदर से तो एचबीए मिला है। अब फादर से क्या मिलेगा वो हम देखते हैं। फादर के पास एचबीएस है और कोई सिचुएशन है ही नहीं, यानी दोनों को फादर से क्या मिलेगा, एचबीएस। तो इस मेल को भी फादर से एचबीएस मिलेगा और फीमेल को भी फादर से एचबीएस मिलेगा। लेट अस शो दैट। तो इस केस में ये जो दोनों इंडिविजुअल जो यहाँ पर पैदा हुए हैं, यानी जो दोनों बेबीज पैदा हुए हैं वो दोनों कैसे होंगे, कैरियर होंगे, क्योंकि दोनों में हेटेरोजाइगस कंडीशन यहाँ पर अराइज होगी। तो ये दोनों क्या होने चाहिए, कैरियर विद जीनोटाइप एचबीएस। तो कैरियर के लिए हम लोग क्या करेंगे, हाफ शेड करेंगे। So this half shaded square represents carrier male and the half shaded circle represents carrier female. So this is all about sickle cell anemia. Let's also discuss the symptoms of sickle cell anemia, that is SCD और sickle cell disease. सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सिकल सेल एनीमिया में आपके जो आरबीसीज होते हैं वो बायकॉन्केव डिस्क से अपना शेप चेंज करके सिकल लाइक यानी सिकल शेप के हो जाते हैं। इसकी वजह से आरबीसीज जो है वो डिफॉर्म हो गए हैं, तो इनकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो बहुत हद तक डिक्रीज हो जाती है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड और ऑफ आरबीसीज, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ आरबीसीज डिक्रीजेस। आरबीसीज की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो बहुत हद तक डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया में आरबीसीज का जो शेप है वो डिफॉर्म होकर सिकल शेप का हो जाता है और जो हीमोग्लोबिन है वो फॉल्टी होता है। वी नो हीमोग्लोबिन जो है वो ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। अगर हीमोग्लोबिन फॉल्टी है तो उस केस में ऑक्सीजन को अच्छी तरह से कैरी नहीं कर पाएगा। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम और द अदर सिम्टम्स आर रिलेटेड विद दिस, क्योंकि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की घट जाती है। देयर वुड बी सम एक्सपीरियंसेस सच एज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ढंग से सांस ना आना। सो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इज एन इम्पॉर्टेंट सिम्टम विच इज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया। देन जॉइंडिस, या फिर आप कह सकते हो नॉट एग्जैक्टली जॉइंडिस बट येलोइंग ऑफ आइज एंड स्किन, येलोइंग ऑफ आइज एंड स्किन, ये आपको सिकल सेल एनीमिया में दिखता है। इसके अलावा बहुत सारे सिम्टम्स हैं जैसे कि मसल पेन, जॉइंट पेन, देन फैटीग एंड वीकनेस, ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो आपको सिकल सेल एनीमिया में हमेशा दिखेंगे। समटाइम्स आई प्रॉब्लम्स, रिड्यूस्ड ग्रोथ भी एक कॉमन सिम्टम होता है आपके सिकल सेल एनीमिया का। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, क्योंकि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी घट जाती है। चेस्ट पेन, इवन चेस्ट पेन इज वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ सिकल सेल एनीमिया, सो चेस्ट पेन। So these are the symptoms of sickle cell anemia.